वनों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। उसी तरीके से कुछ प्रयास हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ योजना प्रारंभ की गई 2010 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी स्थानों पर हरियाली को लेकर के आना, अर्थात वृक्षारोपण करना। इसी तरीके से समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, समाज के लोगों को वनों के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा वन उपजों से जो आय प्राप्त की जाती है, उन सभी लोगों के विकास के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें से है एक चरण पादुका योजना, जिसके तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित की जाती है। ये सभी एक प्रोत्साहन का तरीका है जो 2006 में प्रारंभ किया गया था। इसी तरीके से संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बिगड़े हुए जो वन है, जो अव्यवस्थित है, उन्हें समाज के लोगों के माध्यम से एक डेवलपमेंट की ओर ले जाना और उनके विकास के लिए काम करना। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई 2016 को हमर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग प्रमुखता वाले पौधों को रोपित करवाया, नया रायपुर में रोपित करवाया और उसके महत्व को जाना। इसी तरीके से उसने जंगल सफारी की भी स्थापना की, नया रायपुर में एशिया के सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जो हमें देखने को मिलता है। वनों की बहुलता की वजह से छत्तीसगढ़ को जाना तो जाता ही है, उसके अलावा वनोपज संग्रह में भी आजकल छत्तीसगढ़ ने बहुत नाम रोशन कर लिया है। वनोपज से प्राप्त होने वाले जो उपज हैं, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक मुख्य वनोपज और एक गौण वनोपज। मुख्य वनोपज में मुख्य रूप से 12 प्रकार की जो इमारती लकड़ियां हैं उनको सम्मिलित की गई है, और जिसमें से 6 इमारती लकड़ियां जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोहन विपणन में यूज की जा रही है। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला है आपका साल है, सागौन है, शीशम है, खैर है, चंदन है। इस तरीके से 6 जो लकड़ियां हैं उनको मुख्य वनोपज में सम्मिलित कर लिया गया है। उसके अलावा गौण वनोपज में 4-5 चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। पहला है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता की ये है कि ग्रामीणों के द्वारा उनके एक व्यवसाय का एक साधन बन गया है तेंदुपत्ता संग्रह। तेंदुपत्ता संग्रह में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है प्रथम लिया हुआ है। यह वनोपज में मतलब जितनी भी आय प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ सरकार को, उसमें वनोपज से प्राप्त होने वाले आय में तेंदुपत्ता का जो सेक्शन है उसका जो प्रतिशत है वो 17 से 20% है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बताया कि तेंदुपत्ता जो है वो उसके लिए बहुत सारी योजनाओं में एक चरण पादुका योजना भी चलाई जा रही है, वो भी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। उसके अलावा बांस के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये घास की प्रजाति होती है और इसका छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 6556 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया हुआ है, जिसमें इसका प्रतिशत है 8 से 11। अर्थात बांस से भी छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। 8 से 11% का क्षेत्र इसने कवर कर लिया है। बांस कौन कौन से क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाई जा रही है उसको बताना चाहूंगी। धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, रायपुर जिला, उसके अलावा रायगढ़ का जो क्षेत्र है, सरगुजा का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बांस की बहुतायता पाई जा रही है। उसके बाद आता है लाख। अभी रिसेंटली कुछ ही हफ्तों पहले लाख के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। लाख जो है वो धमतरी जो क्षेत्र है, धमतरी जो मॉडल है उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है अभी, तो ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही है। उसके अलावा आता है खैर। खैर जो है वो एक वृक्ष से निकाला जाता है। खैर जो है वो खैर जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला एक मटेरियल है, जिसमें भी छत्तीसगढ़ ने अच्छा स्थान पा लिया है। तो इस तरीके से इन वनोपजों का भी बहुत अधिक महत्व है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में और उसके डेवलपमेंट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनों के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ अपने वनों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की भी स्थापना की और केंद्र सरकार की मदद से उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम भी कर रही है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क स्थापित हैं और 11 अभ्यारण्य हैं। साथ ही साथ एक गेम सेंचुरी की भी स्थापना की गई है। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया उत्तर के क्षेत्र में है एक राष्ट्रीय उद्यान जो प्रारंभ में पहले जाना जाता था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से,
और वर्तमान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम था संजय गांधी। 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसे 2002 में पृथक करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। यह जो है वो कोरिया और सूरजपुर दोनों के क्षेत्र को कवर करती है, साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश से इस वाले सेक्शन में लगी हुई है। ये जो उद्यान है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 1441 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इस जो राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता यह है कि यहाँ पर तेंदुआ पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, गौर, चीतल, सांबर, इस तरीके से बहुत सारे जानवर जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं अपने मेंस के पेपर में। जैसे कि दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में स्थित है। इस उद्यान की भी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो 1258 किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से ये जो एरिया है वो कोर एरिया है। अगर इसके पूरे एरिया को देखा जाए तो वो है 2799 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो उद्यान है यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उद्यान में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1983 में, और जो आज भी संचालित है। तीसरा देखते हैं हम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बस्तर में। अगेन हम वही फिर से आगे वनों की विविधता के चलते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के द्वारा रिजर्व पक्षी जो है वो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसको संरक्षित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1982 में की गई थी। जो बस्तर का जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसको ये कवर करती है। इसी में ही भैंसा दरिया नामक एक स्थान है जहाँ पर मगरमच्छ को संरक्षित किया जा रहा है, उसका संरक्षण के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुटुमसर की गुफा है, जो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। तो इस तरीके से इस वाले क्षेत्र को ये कवर करती है। इसके मध्य से कांगेर नदी बहती है, जो सबरी नदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से इन तीनों का बहुत महत्व है। अब देखते हैं हम अभ्यारण्य। अभ्यारण्य जो है वो अलग अलग समय पर स्थापित किए गए और इनका भी बहुत महत्व है। जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य उपस्थित है। अब बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में। राष्ट्रीय उद्यान जो रहते हैं वो पूरी तरीके से रिजर्व रहते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। अभ्यारण्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। अभ्यारण्य के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है, और सेम राष्ट्रीय उद्यान के लिए राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक चीज और है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों पूरी तरीके से आरक्षित होते हैं और इनसे किसी भी प्रकार से मनुष्य का कोई भी संबंध नहीं होता है। इसमें सिर्फ आप जा सकते हैं, कहीं कहीं पर परमिशन लेकर के घूमने के लिए जा सकते हैं आप, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ की किसी भी संपदा का विपणन या दोहन नहीं किया जा सकता। तो छत्तीसगढ़ में है 11 अभ्यारण्य। इनके डेट के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कब कब इनका निर्माण हुआ। जैसे कि 1974 में सीता नदी अभ्यारण्य का निर्माण हुआ। 1975 में बादलखोल, अचानकमारा और गोमर्दा अभ्यारण्य का निर्माण हुआ। 1976 में बारहनवापारा का निर्माण हुआ। 1978 में तमोर पिंगला और सेमरसोत का निर्माण हुआ और 1983 में भैरमगढ़, पामेड़ और उदंती अभ्यारण्य का निर्माण हुआ। साथ ही 2001 में भोरमदेव अभ्यारण्य का निर्माण हुआ। निर्माण काल से ये पता चलता है कि जो सीता नदी है वो सबसे पुराना अभ्यारण्य है और भोरमदेव जो है वो सबसे नया अभ्यारण्य है। ठीक है, साथ ही इनका अब क्षेत्रफल देखते जाते हैं, कितना किलोमीटर का क्षेत्र ये कवर करते हैं। तो सीता नदी जो है वो 553 है, बादलखोल 108 है। इसी तरीके से सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, भोरमदेव का 231। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्र है 608 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। और सबसे छोटा अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो ये है बादलखोल।
अब आइए मैं आपको मैप से बताती हूँ कि किन किन क्षेत्रों में ये अभ्यारण्य उपस्थित है। नीचे से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं बस्तर संभाग, उसमें बीजापुर जिला है। बीजापुर जिला में यहाँ पर पढ़ी थी हमने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखते हैं अभ्यारण्य। पहला है भैरवगढ़ अभ्यारण्य और दूसरा है पामेड़ अभ्यारण्य। ये दोनों जो है वो बीजापुर में स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं धमतरी जिला। धमतरी जिला में सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य। फिर गरियाबंद, गरियाबंद में है उदंती अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की खासियत ये है कि छत्तीसगढ़ के द्वारा घोषित राजकीय पशु वन भैंसा इसी वन में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं और उनका संरक्षण किया जा रहा है। फिर थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, महासमुंद से ऊपर जाने पर बलौदाबाजार जिला है। बलौदाबाजार जिला में है बारगामापारा अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की भी खासियत यह है कि यहाँ पर सोनकुत्ता पाया जाता है ना। उसके अलावा वन भैंसा है और जंगली सुअर है, गौर है, ये सभी जानवर यहाँ भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तेंदुआ की भी बहुतायता है, इसीलिए बारगाम अभ्यारण्य में तेंदुआ सफारी की स्थापना की जा रही है। ये जो एरिया है महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों को कवर कर लेता है बारगामापारा। ठीक है, फिर आते हैं रायगढ़। रायगढ़ में है गोमर्ता, गोमर्ता अभ्यारण्य। ठीक है, फिर आता है जसपुर। जसपुर में बादलखोल अभ्यारण्य है। इसी तरीके से कवर्धा और मुंगेली में भी दो, कवर्धा में बोरंते और मुंगेली में अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है। सबसे ऊपर चले जाते हैं फिर तमोर पिंगला, जो यहाँ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वो सूरजपुर जिले में स्थित है और बलरामपुर जिले में सेमरसुत अभ्यारण्य है। तो इस तरीके से ये जो अभ्यारण्य है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सबसे ज्यादा जानवर कहाँ पाए जाते हैं और किस किस टाइप के जानवर पाए जाते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि तेंदुआ, नीलगाय या फिर गौर है, सांभर है, चीतल है, ये सभी पाया जाता है। जल संसाधनों के महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त प्रयास किए गए, जिसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व योजना लाई गई। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये दोनों को एक संस्था के द्वारा ऑपरेट की जाती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसमें जो आपका टाइगर रिजर्व जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की जाती है और उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सरकार के द्वारा लाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, दोनों में ही हम टाइगर के रिजर्वेशन के लिए और उनको सेव करने के लिए, उनकी लाइफ को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी प्रयास किए गए, जिसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है पेपर के हिसाब से। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1983 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, जो बीजापुर जिले में स्थित है। इसके अलावा कुछ अभ्यारण्य में थे, जैसे उदंती सीता नदी अभ्यारण्य इसमें और अचानकमार अभ्यारण्य, दोनों में ही 2006 में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया है उनके उत्थान के लिए और उनकी लाइफ को बचाने के लिए। तो उसके लिए भी इन तीनों जगहों में, मतलब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, सीता नदी, उदंती अभ्यारण्य में और अचानकमार अमरकंटक क्षेत्र, संयुक्त रूप से इन तीनों में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, ये घोषित किया गया था आपके 2009 में। 2009 में तीनों को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। साथ ही अभी रिसेंटली 2015 में सेमरसुत और तमोर पिंगला, ये वाला जो क्षेत्र है आपका सेमरसुत और तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, उन दोनों में संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है। उसके निर्माण के लिए कार्य चल रहा है। ठीक है, एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जिसमें संपूर्ण वनस्पतियों का, सभी जानवरों का, सभी वृक्षों का, सभी का विकास किया जाता है,
सभी चीजों को ध्यान में रख करके किया जाता है। एक चीज और है कि राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो है वो दोनों जो है वो स्वस्थान पद्धति के द्वारा उनका डेवलपमेंट किया जाता है और बायोस्फीयर रिजर्व भी उसी में सम्मिलित है। लेकिन अगर वनस्पति उद्यान की बात की जाती है तो वो बहिर्स्थान मतलब दूसरे जगह ले जा करके उनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है जो है पहला है गजराज परियोजना और जामवन परियोजना। गजराज परियोजना जो है वो मुख्य रूप से हाथियों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है और जामवन परियोजना जो है वो भालुओं के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। ये जो परियोजना है 2014 में प्रारंभ किया गया था। अब इनके कोर एरिया देख लेते हैं जहाँ पर ये बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं गजराज परियोजना। उनका जो मुख्य एरिया है जशपुर है, रायगढ़ है, सरगुजा जिला, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से हाथियों की संख्या अधिक है। तो इन क्षेत्रों को रिजर्व करके ये योजना चलाई जा रही है। सेम इसी तरीके से देख सकते हैं जामवन परियोजना को। इसमें कोरिया जिला का, मारवाही जिला, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़ का जो एरिया है इस एरिया में भी जामवन परियोजना चलाई जा रही है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि भारत सरकार के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और अभी पूरे भारत में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित है। 1884 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित था, जो वर्तमान में अभी नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने वनों के विकास के लिए काम किया। साथ ही मारवाही क्षेत्र जामवन परियोजना जब लागू हुई तो उससे हमें पता चला कि मारवाही क्षेत्र में सफेद भालू मिलने का जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रपोज्ड कुछ पार्क हैं और कुछ अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, वो सभी देखते हैं जिलों के हिसाब से। सबसे पहले चलते हैं हम कोरिया जिला में मैरीन फॉसिल पार्क की स्थापना की जा रही है मनेन्द्रगढ़ तहसील में, जो जीवाश्म से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं बिलासपुर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है वर्तमान में और रखेगा भी। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसमें पहला आता है आपका रहंगी नामक स्थान। पेपर में पूछा जा सकता है कि रहंगी क्या चीज से संबंधित है, तो जगह का भी बहुत महत्व है जो पेपर में फोकस करके पूछा जा रहा है। रहंगी में छत्तीसगढ़ का द्वितीय पक्षी विहार है, उसकी स्थापना की जा रही है। साथ ही खोंदरा नामक स्थान पर डियर पार्क की स्थापना की जा रही है और पहले से ही बहुत प्रारंभ से ही यहाँ पर कानन पेंडारी की स्थापना की गई है। कानन पेंडारी जो है वो एक मिनी चिड़ियाघर है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं बेमेतरा जो है वो अभी सेज के लिए भी बहुत फेमस हुआ है। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी विहार बनाया जा रहा है गिधवा नामक स्थान पर। साथ ही गौ अभयारण्य की स्थापना की जा रही है झालम नामक स्थान पर। स्थानों को आपको पकड़ना ही है, पूरा याद करना ही है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में पक्षी अनुसंधान की स्थापना की जा रही है रायपुर जिले में। साथ ही रायपुर जिला में रायपुर और धमतरी दोनों को मिलाकर के एग्रो मॉल की स्थापना की जा रही है। धमतरी जिला जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। धमतरी जिला में हर्बल मंडी की स्थापना की गई है। रायपुर जिला में भी हर्बल मंडी की स्थापना की गई है। तो हर्बल प्रोडक्ट्स के विपणन के लिए यहाँ पे हर्बल या मेडिसिन पार्क की स्थापना की गई है धमतरी जिले में, ठीक है। साथ ही साथ अब चले जाते हैं हम जशपुर में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा सांप पाए जाते हैं। वो एक सर्प उद्यान केंद्र के रूप में फेमस होने लगा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे नागलोक भी कहा जा रहा है। तो तपकरा नामक स्थान पर नागलोक या सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स है जो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि
राजीव स्मृति वन की स्थापना। सबसे पहले तो इसकी स्थापना जो है वो नया रायपुर से शुरू किया गया। अब ये बिलासपुर में भी प्रपोज्ड है। और जंगल सफारी बहुत ज्यादा अभी हिट था अपने राज्य के निर्माण की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर। जंगल सफारी जो है वो नया रायपुर में 202 हेक्टेयर क्षेत्रफल पे स्थापित किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन 1 नवंबर सन 2016 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। साथ ही जंगल सफारी की एक और खासियत है कि नंदन वन जो रायपुर और दुर्ग के बीच में स्थित है, रायपुर जिले में इसको काउंट किया जाता है, वहां के सभी जानवरों को जंगल सफारी में शिफ्ट किया गया और 6 नवंबर को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। तो इस तरीके से ये सभी जो पार्क है ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इतने सारे प्रयास किए, उसके साथ साथ ही उसने और कुछ योजनाएं भी शुरू की और पुरस्कारों के एक दौर को उन्होंने प्रारंभ किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, महावृक्ष पुरस्कार सबसे मोटे और लंबे वृक्ष के संरक्षण के लिए दिया जाता है। साथ ही इंदिरा हरेली सहेली वन योजना की भी शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से लोगों को समाज और लोगों दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाते हुए, लोगों को आकर्षित करते हुए वनों के संरक्षण की ओर प्रेरित किया गया। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में संत कहिया गुरु पुरस्कार भी दिया जाता है, जो पर्यावरण के विकास उसके उत्थान के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज CGPSC ई ज्ञान को लाइक कीजिए और आप इन दोनों में जाकर के अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी भी तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।